हेलो फ्रेंड्स, उड़ान झारखंड सार संग्रह का न्यू एडिशन 2023 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक आता है उसका न्यू एडिशन अभी तक आया नहीं है। मेरे पास जो पुराना एडिशन है उसी से ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे फ़िलहाल के लिए, और जब न्यू एडिशन आ जाएगा तो उस पर भी हम लोग उसका न्यू सीरीज स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान झारखंड सार संग्रह। इस बुक में भी आपका पिछली बार की तरह ही पार्ट वाइज चैप्टर्स दिया हुआ है। टोटल 11 पार्ट्स में डिवाइड है, खंड 11 तक दिया हुआ है। और हम लोग जो लास्ट झारखंड जी के कर रहे थे, जिसमें हम लोग झारखंड की कला एवं संस्कृति को चला रहे थे, तो चलिए उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं इस न्यू बुक में भी। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग झारखंड का जो मैप है उसको थोड़ा देख लेते हैं, बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारा झारखंड का मानचित्र है, मैप है। और इसमें झारखंड के जो ईस्ट साइड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमा है। जब पश्चिम की ओर चले जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ ये सीमा साझा करती है, उत्तर में बिहार के साथ, और इसी तरह से दक्षिण में चल जाएंगे तो उड़ीसा के साथ। और एक्स्ट्रा में है उत्तर प्रदेश, जो कि इस कोना में है, यानी कि उत्तर पश्चिम पश्चिमोत्तर की जो कोना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है, जो कि बस गढ़वा जिला के साथ ही ये टच में है। टोटल जो झारखंड है उसको 5 प्रमंडल में बांटा गया है। यहाँ पे ये जो आपका बॉर्डर दिख रहा है, ये एक प्रमंडल है, ये दूसरा प्रमंडल, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इस तरह से टोटल 5 प्रमंडल में ये बटा हुआ है झारखंड। और पहला प्रमंडल जो है वो पलामू प्रमंडल, जिसमें कि 3 जिला इसके अंतर्गत आता है। दूसरा ये जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर वाला जिला है, जिसमें कि 7 जिला इसके अंतर्गत आता है। तीसरा ये संथाल परगना प्रमंडल, जिसमें 6 जिले जो इसके अंतर्गत आते हैं। और ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसके अंतर्गत 5 जिला आता है। और फाइनली ये है हमारा न्यू जो अभी नया सबसे हाल ही में जो कोल्हान प्रमंडल ऐड हुआ है, और इसमें 3 ही जिला आता है, और जैसे कि पलामू में 3 और कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में 7, संथाल परगना में 6 और दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत 5 जिले हैं। और इसकी थोड़ी सी लंबाई भी याद रखना चाहिए। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है वो 380 किलोमीटर है, और वही पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये 463 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो ज़्यादा है, 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ का 380 किलोमीटर। सबसे साउथ में कौन सा जिला है? सबसे ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे ईस्ट में कौन सा जिला है? तो पाकुड़ जिला जो है वो सबसे ईस्ट में है झारखंड के। और वेस्ट में कौन सा जिला है? तो सिमडेगा जो है वो सबसे गढ़वा जो है, गढ़वा जिला सबसे पश्चिम साइड में है, वेस्ट में है। फिर नॉर्थ में देखा जाए तो साहिबगंज है, और साउथ में पश्चिमी सिंहभूम है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं झारखंड की कला एवं संस्कृति। सबसे पहला चैप्टर इसमें है, जितनी भी झारखंड की जनजातियां हैं उसके बारे में, सबके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि सब में कॉमन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि जितनी भी यहाँ की जनजाति है वो किस काल से है। तो वो झारखंड की जनजातियों का जो अधिवास है वो पूरा पाषाण काल से है। और जितनी भी जनजातियाँ हैं उनकी चर्चा जो है वो पौराणिक जो ग्रंथ है, पुराने ग्रंथ जो है उनमें मिलती है। और यहाँ की जनजातियों को कुछ नाम पुकारा गया है, कोई कुछ कहें कोई कुछ कहें, इस तरह से कुछ नाम है जिनसे कि झारखंड की जनजातियों को जाना जाता है या पुकारा जाता है, जैसे कि बनवासी, आदिवासी, आदिम जाति और गिरिजन। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये मेनली ये 4 शब्द हैं जिनसे पुकारा जाता है झारखंड की जनजातियों को: बनवासी, आदिवासी, आदिम जाति और गिरिजन। आदिवासी का अर्थ क्या होता है? जो कि आदि काल से रहने वाले लोग हैं। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले
ठक्कर बप्पा। ये ठक्कर बप्पा नाम का एक व्यक्ति था जो कि गांधीवादी नेता था, यानी गांधी जी के वसूलों पे चलते थे, अहिंसा के रास्ते पे चलते थे। तो वैसे नेता थे ठक्कर बप्पा। उन्होंने सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद ये जो जनजाति है, जनजातियों को अनुच्छेद में शामिल किया गया। और ये राष्ट्रपति के द्वारा कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है जनजातियों को? तो अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। और पहले जब झारखंड का निर्माण हुआ, कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो उस टाइम पे यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो 30 अनुसूचित जनजाति समूह थे झारखंड निर्माण के समय। लेकिन उसके 3 साल बाद यानी 2003 में 32 जनजाति हो गया। जो 31वां जनजाति था वो कंवर जनजाति, और 32वां जनजाति में कोल जनजाति को अधिसूचित किया गया। 2022 से पहले तक तो टोटल 32 जनजाति ही निवास करते थे झारखंड में, और जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजातियां थी संथाल, उसके बाद उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। और लेकिन 2022 में एक नया जनजाति जिसे भी अधिसूचित किया गया, सूची में डाला गया, जो कि 33वीं जनजाति के रूप में उभरा है, वो है पुरान जनजाति। और इसके प्रस्ताव को यदि लागू हो जाता है ये प्रस्ताव, तो टोटल झारखंड में जनजातियों की संख्या अब 33 हो जाएगा। झारखंड में प्रमुख श्रेणी में जो जनजातियां आती है वो 25 जनजाति है, और उसके अलावा जो 8 बच गया वो आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। तो इनमें जो 8 जो आदिम जनजाति है वे कौन कौन है? बिरहोर जनजाति, कोरवा जनजाति, असुर पहरिया और माल पहाड़िया जनजाति, सोरिया पहाड़िया जनजाति, बिरजिया और सवर। तो एक और बार देख लेते हैं। बिरहोर, कोरवा, असुर पहरिया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरजिया और सवर, ये 8 जो है वो आदिम जनजाति है, और 25 प्रमुख श्रेणी की जनजातियां हैं। एक नया संशोधन हुआ है 2022 में, इन्हीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022, जो कि भारतीय संसद में पारित किया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रस्ताव रखा गया? तो इसमें भोक्ता समुदाय के जो लोग थे, भोक्ता जनजाति के जो लोग थे, उनको अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करने का प्रस्ताव किया गया है। उनका कहना है कि जो भोक्ता है ये खरवार जनजाति, अनुसूचित जनजाति है एक खरवार, उसी के पर्याय है, उसी का अंतर्गत रखा जा रहा है। तो इस तरह से 8 ऐसे समूह हैं। इस संशोधन के दौरान क्या किया कि 8 ऐसे समूह हैं, जैसे भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी या द्वालबंदी भी जिसको बोलते हैं, पटबंदी, राउत, माझिया और खैरी या खेरी, इन 8 समूहों को खरवार अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत ही रखा जाए। ये संशोधन के दौरान इस संशोधन में और एक चीज़ किया गया, जो 33 नंबर का अनुसूचित जनजाति, झारखंड की जनजातियों की संख्या जो 33वें नंबर पे है, पुरान, जिसको कि शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। इस संशोधन के अंतर्गत इसका भी प्रस्ताव रखा गया। यदि ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो यहाँ पे जनजातियों की संख्या 33 हो जाएगी। और एक है तमारिया और तमाड़िया, इसको भी मुंडा जनजाति, जो कि अनुसूचित जनजाति है मुंडा, उसी के अंतर्गत रखा जा रहा है, माना जा रहा है तमारिया या तमाड़िया को भी। जो भी आदिम जनजाति 8 हम लोग देखें, उनका अर्थव्यवस्था यानी कि इनकम का सोर्स क्या है? कृषि है, और जीवन यापन करने के लिए वो लोग कुछ चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, आधारित रहते हैं, जैसे कि वो आखेट, शिकार या झूम कृषि, इन 3 चीज़ों पर अपना जीवन यापन करते हैं आदिम जनजाति के लोग, आखेट, शिकार और झूम कृषि। जो जीवन निर्वाह के आधार पर यदि देखा जाए तो जितनी भी जनजाति है उसको 4 भागों में बांटा गया है, तो बांटा जा सकता है। पहला जो जनजातीय समूह है वो है किसानों की समूह यानी कृषक जनजाति। उसके अंतर्गत कौन कौन से जनजाति आते हैं? संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, उराव जनजाति, यानी स्टार्टिंग का जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, वैसे जो 4 है
संथाल, मुंडा, हो, उरांव, ये लोग कृषक जनजाति समूह के अंतर्गत रखे गए। और उसके अलावा भूमिज जनजाति को भी कृषक जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है जो शिकार करते हैं, शिकारी संग्रहकर्ता की कैटेगरी में बिरहोर, कोरवा और खड़िया जनजाति। बिरहोर, कोरवा और खड़िया जनजाति शिकारी संग्रहकर्ता में। तीसरा है घुमुंतू कृषक, तो उसमें सोरिया पहाड़िया जनजाति को रखा गया है। चौथा है शिल्पकार में करमाली, लोहार, चीक बड़ाइक और माहली। करमाली, लोहार, चीक बड़ाइक, माहली, इन 4 जनजाति को शिल्पकार की कैटेगरी में रखा गया है। और जो 2 जनजाति है खड़िया जनजाति और बिरहोर जनजाति, ये लोग कहाँ से आए हैं, तो ये लोग कैमूर पहाड़ियों की तरफ से आए हैं ऐसा माना जाता है। उसी तरह से मुंडा जनजाति के बारे में क्या माना जाता है, उनके बारे में ये मान्यता है कि ये लोग रोहतास क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किए। झारखंड का जो छोटा नागपुर वाला एरिया है वहाँ पे मुंडा जनजाति के लोग बाहर से आए हैं, रोहतास क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में प्रवेश किए हैं। और यहाँ पे झारखंड में एक वंश चला था नागवंश, उसकी स्थापना में भी कौन सी जनजाति का अहम योगदान रहा है, तो मुंडा जनजाति के लोगों का ही अहम योगदान रहा है नागवंश की स्थापना में। उसके अलावा जो उरांव जनजाति है वे कहाँ से आए थे, तो वे भारत के ही जो दक्षिण वाला एरिया है, दक्षिण भारत के निवासी थे उरांव जनजाति, जो कि अलग अलग दक्षिण भारत के अलग अलग स्थानों से होकर वो लोग छोटा नागपुर प्रदेश में आए। झारखंड के छोटा नागपुर प्रदेश में अलग अलग रास्तों से होकर दक्षिण भारत के निवासी थे और अलग अलग स्थानों से होते हुए ये लोग छोटा नागपुर के स्थान पे एरिया में आके बसे। इनकी 2 शाखाएं, एक शाखा राजमहल क्षेत्र में जाके बसी और दूसरी शाखा इनका पलामू वाले एरिया में जाकर बसे। राजमहल क्षेत्र तो कौन से प्रमंडल में है, तो ये आपका संथाल परगना वाला प्रमंडल में है, और दूसरा पलामू क्षेत्र जो कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत ही आ रहा है। उसके बाद झारखंड राज्य की जितनी भी जनजातियां हैं ना, वो किसी और दूसरे देश के मूल निवासियों के साथ मेल खाता है, सेम है, सिमिलैरिटीज़ है। तो वो है श्रीलंका की बेड्डा का जो मूल निवासी है और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है, उनके साथ इन झारखंड राज्य की जनजातियों की समानता है। और यहाँ के जो आदिवासी है झारखंड के, वो कौन सी प्रजाति से रिलेटेड है, तो ये लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित है। और एक लैंग्वेज का एक साइंटिस्ट था, भाषा वैज्ञानिक, जिनका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन। उन्होंने झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को 2 भागों में बांटा। झारखंड क्षेत्र की जितनी भी जनजातियां होगी उनको 2 समूह में बांटा जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जो कि एक भाषा वैज्ञानिक थे। एक है आस्ट्रिक और दूसरा द्रविड़, ये 2 समूह है। भाषाई आधार पर जितने भी अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा जनजाति जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और द्रविड़न या फिर द्रविड़ भाषा परिवार से रिलेटेड है। जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है उसका संबंध कौन से महाभाषा परिवार से है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का जो संबंध है वो ऑस्ट्रिक महाभाषा परिवार से है। ऑस्ट्रिक महाभाषा परिवार के अंतर्गत ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अलावा ऑस्ट्रोनेशियन भाषा परिवार यानी दक्षिण पूर्व एशिया भी शामिल है। द्रविड़ भाषा परिवार बोलने वाली जो अधिकांश जनसंख्या है वो दक्षिण एशिया में निवास करती है। तो द्रविड़ भाषा जो परिवार बोलने वाली अधिकांश जनसंख्या है वो कहाँ पे निवास करती है, तो अधिकांश जनसंख्या जो है वो एशिया का साउथ वाले भाग में दक्षिणी एशिया में निवास करती है। भाषा की विविधता के आधार पर अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग, तो वही भाषाएं विविधता के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध जो है वो किस भाषा से है, तो उरांव जनजाति का संबंध कुड़ुक भाषा से है। जबकि माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया जनजाति को यदि देखेंगे तो उनका किस भाषा से है, तो मालतो भाषा से जुड़े हुए हैं वो लोग। माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग मालतो भाषा से संबंधित है और मालतो भाषा यानी द्रविड़ समूह की भाषा है, उससे ये लोग जुड़े हुए हैं। और शेष जो जनजातियां हैं उनका संबंध ऑस्ट्रिक भाषा समूह से है। तो 2 ही भाषा समूह था, एक ऑस्ट्रिक और दूसरा द्रविड़। उरांव जनजाति, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया
ये लोग द्रविड़ भाषा की द्रविड़ समूह की भाषा है उससे जुड़े हुए हैं, और जो शेष जनजातियों का संबंध है वो ऑस्ट्रिक भाषा समूह से है। 2011 में जनगणना हुआ था, उस जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या कितनी थी? तो झारखंड में उस जनगणना 11 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की जो कुल संख्या थी वो 86,45,042 थी। और वो यदि पूरे राज्य में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, तो राज्य में जितने भी बाकी जो जनजाति और उसके अलावा जो मूल निवासी सबके साथ कंपेयर करने पर इनका प्रतिशत है 26.2%, या 26.2% लोग यहाँ की जनजातियाँ हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। देश की कुल जनजातीय आबादी का ये कितना प्रतिशत जो है वो झारखंड राज्य में निवास करते हैं जनजाति, तो पूरा भारत में जितने भी टोटल जनजाति है उसका 8.3% जनजाति जो है वो झारखंड में निवास करती है। जनजातीय आबादी की दृष्टि से यदि देखा जाए तो झारखंड राज्य पूरे देश में छठे नंबर पे है। तो इस तरह से जनजातियों में कितने नंबर पे है झारखंड, तो छठे नंबर पे है आबादी की दृष्टि से। एक टेबल है यहाँ पे झारखंड में प्रमुख जो जनजातियाँ हैं उनकी आबादी का प्रतिशत दिया हुआ है। तो पहला जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जिनका वो है संथाल जनजाति, इनकी आबादी का प्रतिशत है 34% लोग संथाल जनजाति से हैं। उराव जनजाति के लोग 19.86% जो है वो उराव जनजाति के लोग हैं। 14.22% मुंडा जनजाति के लोग हैं। 10.74% जो है वो हो जनजाति के लोग हैं। 2.27% खड़िया जनजाति के लोग हैं। इस तरह से यदि स्टार्टिंग का 5 पूछेगा तो पहले संथाल सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है झारखंड में, उसके बाद उराव जनजाति, फिर मुंडा जनजाति, फिर हो जनजाति, उसके बाद फाइनली 5वें नंबर पर है खड़िया जनजाति। राज्य में 4 प्रमुख जनजातीय समूह कौन कौन? संथाल, उराव, मुंडा और हो। और ये कुल जनजातीय आबादी में कितना प्रतिशत का भागीदारी है? इन चारों का मिला लिया जाए पूरे टोटल जितनी जनसंख्या है जनजातीय आबादी है उसका 3/4 है, मतलब 4 भाग का 3 भाग तो यही 4 जो जनजाति है जो प्रमुख जनजाति है यही लोग हैं, और 1/4 भाग जो है बाकी जितने जनजाति वो। नेक्स्ट है राज्य की कुल जनजातीय आबादी जिसमें कि 32 समूह है, उसमें से आदिम जनजाति है 8 समूह, 8 है आदिम जनजाति। तो आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? तो 32 समूह में से जो 8 आदिम जनजाति है उनकी संख्या है 2,92,359, जो कि कुल जनजातीय आबादी का पूरे जितने भी जनजाति आबादी है उसका 3.38% भाग जो है वो आदिम जनजाति है। और राज्य की कुल आबादी का यदि देखा जाए तो 0.88% जो है वो आदिम जनजाति के लोग हैं। नेक्स्ट टेबल है झारखंड में प्रमुख आदिम जनजाति और उनकी आबादी। तो देखिए ये 8 आदिम जनजाति है। पहला है माल पहाड़िया, सबसे ज़्यादा जो है कौन सी आदिम जनजाति का आबादी है, तो माल पहाड़िया जनजाति जो है उनका प्रतिशत 46% है। उसके बाद है सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया 46%, सोरिया पहाड़िया 16%। फिर कोरवा जो है, कोरवा जनजाति के लोग 12% है, परहिया जनजाति के लोग 9% है, असुर जनजाति के लोग 8% है, और बिरहोर जनजाति के लोग 4% है, सबर जनजाति के लोग 3% और बिरजिया जनजाति के लोग 2% है। इस तरह से 8 आदिम जनजाति का लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी को देखा जाए तो उसमें लगभग 91% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जनजातीय आबादी, और जो 9% है वो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। यहाँ की जो समाज है, जनजातियों का जो समाज है वो पितृसत्यात्मक है, और अक्सर हर फैमिली में देखा जाए तो एकल परिवार की व्यवस्था है। भाई भाई मतलब सब अलग होके अपना अपना ही फैमिली चलाते हैं, तो इस तरह से एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है लगभग। और लिंग भेद की इजाज़त नहीं होती है जनजातियों के समाज में, और अलग अलग जनजाति के अलग अलग मतलब विभिन्न गोत्र पाए जाते हैं।
तो गोत्र में गोत्र को अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई किली बोलता है, कोई कुंदा बोलता है, कोई पारी बोलता है, और भी बहुत सारे नामों से गोत्र को जाना जाता है। तो मेनली किली, कुंदा और पारी। और हर गोत्र का अपना खुद का एक प्रतीक चिन्ह होता है, या जिसको गोत्र चिन्ह बोला जाता है। तो एक गोत्र चिन्ह होता है जिसको टोटम भी कहा जाता है, टोटम भी कहा जाता है गोत्र चिन्ह को। और प्रत्येक गोत्र से एक गोत्र चिन्ह जो है वो जुड़ा होता है, कोई प्राणी, वृक्ष या पदार्थ से जुड़ा रहता है। और जिसे कि जो भी उनका गोत्र चिन्ह है ना, उसको हानि पहुंचाना या उसका यूज़ करना ये सामाजिक नियमों के द्वारा वर्जित होता है। उनके समाज के नियमों के अनुसार वो वर्जित है उसका यूज़ करना या उसको हानि पहुंचाना। जनजातियों के जो प्रत्येक गोत्र है वो अपने आप में एक विशिष्ट पूर्वज की संतान को मानते हैं। एक विशिष्ट पूर्वज या उनका जो पीढ़ी है उनसे रिलेटेड है, तो हर गोत्र के लोग ये मानते हैं। और पहाड़ी जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती। तो ऐसा कौन सा जनजाति है जिसमें गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है? तो पहाड़ी जनजाति के लोगों में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। और जनजातियों में भी क्या होता है, समगोत्रीय सेम गोत्र का यदि कोई व्यक्ति है तो वो लोग विवाह नहीं कर सकते हैं। तो समगोत्रीय विवाह जो है वो निषिद्ध होता है। और विवाह से पहले सगाई का भी रस्म होता है, लेकिन ये केवल बंजारा जनजाति के लोगों में ही होता है, दूसरे जनजाति में नहीं होता है विवाह से पहले सगाई। लेकिन विवाह से पहले सगाई किस जनजाति में प्रचलित है? तो बंजारा जनजाति में केवल प्रचलित है। और इनके जो वैवाहिक रस्म रिवाज होते हैं उसमें सिंदूर लगाने की प्रथा होती है जनजातियों में। उसके अलावा जो जयमाला है, जयमाला भी केवल एक ही जनजाति में प्रचलित है, वो है खोंड जनजाति। खोंड जनजाति में ही जयमाला की जो प्रथा है वो प्रचलित है। बाकी दूसरे जनजातियों में डायरेक्ट सिंदूर लगाने की प्रथा होती है। जनजातियों में जो विवाह से रिलेटेड कर्मकांड होता है वो पुजारी के द्वारा कराया जाता है, और जिसको पुजारी को अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई पाहन बोलता है, कोई देवरी, कोई नाई। ये प्रमुख रूप से ये 3 नाम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, पाहन, देवरी और नाई। और कुछ जनजाति ऐसे भी है जो कि ब्राह्मण के द्वारा इस शादी को संपन्न कराते हैं। और जनजातियों में जनरली क्या होता है, बच्चों में विवाह नहीं होता है, तो बाल विवाह की प्रथा जो है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है अलग अलग जनजातियों के अनुसार उनके विवाह का प्रकार कैसा कैसा है। तो जनजातियों में विवाह का प्रकार, पहला है क्रय विवाह। इसमें क्या होता है कि वर पक्ष के द्वारा जो वधू है, लड़की वाले हैं, उसके माता पिता या उनके जो भी गार्जियन रहेंगे उसको धन दिया जाना। और ये इनमें प्रमुख जनजाति किसमें ये क्रय विवाह होता है, वो है संथाल जनजाति में, उरांव में, हो में, खड़िया, बिरहोर और कंवर। संथाल, उरांव, हो, खड़िया, बिरहोर और कंवर, इन 6 जनजातियों में क्रय विवाह होता है। और संथाल जनजाति में इस विवाह को सादाई बापला बोलते हैं। जो क्रय विवाह है, पैसा दिया जाता है वधुओं के माता पिता को या अभिभावक को, तो इस तरह का जो विवाह होता है संथाल जनजाति में उसको ये लोग सादाई बापला बोलते हैं। फिर खड़िया जनजाति के पास चले जाओ तो उसको असली विवाह बोलते हैं वे लोग। बिरहोर जनजाति में इसको सदर बापला बोलते हैं। फिर मुंडा जनजाति में इस विवाह के दौरान जो वधु मूल्य दिया जाता है उसको वे लोग कुरी गोनंग कहते हैं। कुरी गोनंग, जो पैसे देते हैं वधु मूल्य, उस वधु मूल्य को कुरी गोनंग कहते हैं मुंडा जनजाति के लोग। दूसरा विवाह है विनिमय विवाह। और ये विनिमय विवाह कैसा होता है, तो ये गोलट विवाह है या अदला बदली विवाह भी जिसको बोलते हैं। एक ही फैमिली का लड़का लड़की रहेगा और दूसरे फैमिली का लड़की लड़का रहेगा। इस तरह से इसके अंतर्गत एक परिवार के लड़के और लड़की का विवाह जो है वो दूसरे परिवार की लड़की और लड़के के साथ की जाती है, जिसको गोलट विवाह या अदला बदली विवाह कहते हैं, जिसको विनिमय विवाह भी कहते हैं। और इसके प्रमुख जनजाति जो है, सभी जनजातियों में ये प्रचलित होता है विनिमय विवाह। और संथाल जनजाति में इसको गोलाइटी बापला बोलते हैं। संथाल जनजाति में गोलाइटी बापला और बिरहोर जनजाति में इसको गोलहट बापला कहा जाता है। नेक्स्ट विवाह देखते हैं हम लोग, सेवा विवाह।
सेवा विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि वर द्वारा विवाह से पहले जो उसका सास ससुर होने वाला है उसकी सेवा की जाती है। तो वर के द्वारा विवाह से पहले जो वधु है उसके मम्मी पापा की सेवा करेगा वर, तो ये होता है सेवा विवाह। और किस किस जनजातियों में होता है, तो मेनली संथाल, उराव, मुंडा, स्टार्टिंग का जो 3 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जनजाति है उनमें सेवा विवाह होता है। उसके अलावा बिरहोर, भूमिज और कंवर जनजाति में संथाल, उराव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज, कंवर। संथाल जनजाति में सेवा विवाह को जावाई बापला के नाम से जानते हैं और बिरहोर जनजाति में इसको किरिंग जवाई बापला। संथाल जनजाति में सेवा विवाह को जावाई बापला और बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को किरिंग जवाई बापला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हट विवाह। हट विवाह के अंतर्गत क्या होता है, एक लड़की जो है वो ज़बरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर रहती है और उस तरह से जो विवाह होता है उसको हट विवाह बोला जाता है। और ये मेनली संथाल, मुंडा और हो जनजाति और बिरहोर जनजाति में हट विवाह होता है। संथाल, मुंडा, हो और बिरहोर जनजाति में। हो जनजाति के लोग इसको अनादर विवाह कहते हैं। हो जनजाति के लोग हट विवाह को अनादर विवाह बोलते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग हट विवाह को बोलो बापला बोलते हैं और संथाल जनजाति के लोग हट विवाह को निर्बोलक बापला बोलते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग हट विवाह को बोलो बापला, संथाल जनजाति के लोग हट विवाह को निर्बोलक बापला। उसके बाद नेक्स्ट है हरण विवाह। इसके अंतर्गत किसी लड़के के द्वारा एक लड़की का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है और इसमें प्रमुख जनजातियां हैं उराव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, खड़िया जनजाति। उसके अलावा बिरहोर, सोरिया पहाड़िया और भूमिज जनजाति। उराव, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर, सोरिया पहाड़िया और भूमिज जनजाति में हरण विवाह प्रचलित है। और जो सोरिया पहाड़िया है इसमें इस विवाह का प्रचलन सबसे ज़्यादा होता है। अपहरण करके जो शादी करना ये सोरिया पहाड़िया जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। उसके बाद नेक्स्ट है सह पलायन विवाह। इसमें क्या होता है, माता पिता की अनुमति के बिना एक लड़का व लड़की भागकर जो विवाह कर लेता है उसको सह पलायन विवाह के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है, मुंडा, खड़िया और बिरहोर। सह पलायन विवाह में मुंडा, खड़िया और बिरहोर जनजाति के लोग। उसके बाद नेक्स्ट है विधवा विवाह। इसके अंतर्गत किसी विधवा लड़की का विवाह किया जाता है और इसमें प्रमुख जनजाति है संथाल, उराव, मुंडा, बंजारा, बिरहोर। विधवा विवाह में संथाल, उराव, मुंडा, बंजारा, बिरहोर जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट है अखड़ा के बारे में। झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, उनमें से एक है अखड़ा, जो कि अखड़ा या अखरा जो कि पंचायत स्थल भी होता है। पंचायत का जो मीटिंग बैठक होता है उसको भी अखड़ा बोलते हैं। और या फिर जहाँ पे जो जनजातीय लोग हैं अपनी संस्कृति से रिलेटेड जो नृत्य करते हैं वो जिस जगह पे करते हैं यानी नृत्य का जो मैदान है उसको भी अखड़ा बोलते हैं। दूसरा है सरना। सरना जनजातियों के द्वारा जहाँ पे पूजा किया जाता है यानी उनका जो पूजा स्थल है उसको सरना बोलते हैं। और जहाँ पे उनके अपनी जनजाति से रिलेटेड शिक्षा दिया जाता है जिस संस्था में, उसको युवा गृह बोलते हैं। युवा गृह यानी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु संस्था। उसके बाद नेक्स्ट है ताना भगत और साफा होड़। ये जो दो समूह है इसके अंतर्गत जो लोग आते हैं ये लोग शाकाहारी होते हैं। और इसके अलावा जो शेष जनजातीय समाज है वो प्राय जो है मैक्सिमम कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। जो ताना भगत और साफा होड़ समूह के लोग हैं वो सिंह बोंगा के प्रति निष्ठा रखने वाले समूह के लोग हैं और ये लोग मैक्सिमम कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। और इनका जनजातियों का जो प्राचीन धर्म है वो सरना है जिसमें ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। तो प्राचीन धर्म सबसे पुराना धर्म क्या है, सरना, जिसमें प्रकृति पूजा की जाती है, नेचर का पूजा किया जाता है। और जनजातियों के जो पर्व त्योहार है वो सामान्यतः किससे संबंध होते हैं, कृषि से और प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। जितने भी पर्व त्योहार है उनका जनजातियों का उनका कृषि और जो प्रकृति है इससे जुड़े हुए होते हैं। अधिकांश जनजातियों के प्रमुख देवता कौन है, तो अधिकांश जनजातियों के जो प्रमुख देवता है वो सूर्य है और जो कि अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग नामों से जानते हैं।
जनजातीय समाज में जब मृत्यु हो जाता है तो शवों को जलाना और दफनाना, ये दोनों तरह की प्रथाएं जो है जनजातियों में प्रचलित है। लेकिन कोई उराव जनजाति में यदि कोई ईसाई है, यानी ईसाई उराव है, तो वे लोग शवों को अनिवार्य रूप से दफनाते हैं। जनजातियों का जो प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है वो कृषि कार्य है। तो पैसे से रिलेटेड जो वो काम करते हैं जनजाति, मेन रूप से वो खेती बाड़ी करते हैं, यानी कृषि करते हैं। इसके अतिरिक्त भी जीविका पार्जन करने के लिए, जीविका चलाने के लिए कृषि के अलावा पशुओं को भी पालते हैं, पशुओं का शिकार भी करते हैं। तो पशुपालन, पशुओं का शिकार, फिर वन से उत्पादों को यानी लकड़ी जो इकट्ठा करते हैं, यानी वन उत्पादों का संग्रह करना भी, और शिल्पकारी कार्य भी करते हैं। कुछ बुनाई कढ़ाई का यदि किसी को काम आता है तो उस तरह से वे शिल्पकारी कार्य भी करते हैं, और यहाँ तक कि मजदूरी जैसे गतिविधियों को भी अपनाते हैं जीविका चलाने के लिए। और उसके बाद ये लोग, नेक्स्ट पॉइंट है हाट। हाट क्या होता है? वो मार्केट होता है जहाँ पे कोई भी वस्तु को ये लोग खरीदते हैं या बेचते हैं, वैसा एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जिसको हाट कहा जाता है। तो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री हेतु जो यहाँ की झारखंड की जनजातियाँ हैं वो हाट जाती हैं, और हाट इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक जनजाति है तुरी जनजाति, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, और वे उस घर में पहुंचते हैं जहां हाल ही में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, या फिर कोई नया बच्चों का जन्म हुआ, नया किसी शिशु का जन्म हुआ है, तो वहां पे तुरी जनजाति के लोग चले जाते हैं। और तुरी जनजाति के लोग जो है वो अपने घरों की नर्म, गीली मिट्टी की पेंट करने के लिए किसी औजार का यूज नहीं करते, वे अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं घरों की नर्म और गीली मिट्टी को पेंट करने के लिए। उसके बाद ये अपने घरों की सजावट जो है वो पौधों और पशु प्रजनन स्वरूपों में करते हैं। इस तरह के ये लोग चित्र बनाते हैं अपने घरों में सजाने के लिए, पौधों से रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड। इस तरह से घरों की सजावट जो है पौधों और पशु प्रजनन स्वरूपों में करते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जनजातियों का। नेक्स्ट जो है वो जनजाति स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट हमारा संथाल जनजाति से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।